तो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग दिया गया है और इस नॉन कंडक्टिंग रिंग का जो रेडियस है और इस नॉन कंडक्टिंग रिंग के पेरीफेरी पे जो चार्जेस है प्लस प्लस चार्जेस जो है उसका टोटल मैग्नीट्यूड है, टोटल चार्ज इज, ठीक है। तो दिस इज एनी नॉन कंडक्टिंग रिंग हैविंग चार्ज q ऑन इट्स पेरीफेरी, रेडियस ऑफ द रिंग इज रेडियस ऑफ द रिंग इज r, ये आपको दिया गया है। अब आपका सवाल ये है, सपोज कीजिए अगर, है ना, सपोज कीजिए इस रिंग को मैं रोटेट करा रहा हूँ, है ना, सपोज कीजिए इस रिंग को मैं रोटेट कराता हूँ, है ना, और कितने स्पीड से, तो रोटेशन का स्पीड इसका है ओमेगा, ठीक है, ओमेगा से घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो रिंग अगर घूम रहा है तो रिंग में जो चार्ज है वो भी घूमेगा, तो रिंग के अंदर रिंग के जो चार्ज है अगर वो घूमता है ना, तो देयर मस्ट बी सम करंट इन द रिंग, है ना। तो फिर सवाल वही है आपका, what is the amount of current, है ना, in the ring, yeah, find the amount of current produced in the ring, find the amount of current produced in the ring। चलो ये आपका पहला सवाल है, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो टोटल चार्ज जो रिंग में है वो कितना है, टोटल चार्ज जो रिंग में है वो तो क्यू ही है ना, और एक चक्कर जब लगाएगा, है ना, तो पूरा का पूरा क्यू, है ना, एक चक्कर पूरा पूरा जो रिंग के पेरिफेरी में चार्ज है, टोटल क्यू चार्ज जो था, है ना, वो भी एक चक्कर लगा चुका होगा। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे टाइम पीरियड निकालो, एक चक्कर के लिए टाइम पीरियड क्या है ना, तो टाइम पीरियड, है ना, तो टाइम पीरियड टी विल बी कितना होगा, तो देखो 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, टाइम पीरियड की वैल्यू होती थी 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, क्योंकि हमारा ये एंगुलर फॉर्म में दे रखा है, तो कितना एंगल घूमेगा, है ना, 2 पाई एंगल घूमेगा, और एंगुलर स्पीड कितना है ओमेगा। तो देखो ये रिलेशन कहाँ से आया, तो ये रिलेशन तुम्हारा सर्कुलर मोशन वाला जो रिलेशन, ये सब जो आप लोग पढ़ते थे वही रिलेशन है, जैसे क्या था, एस इक्वल टू यू टी, है ना, ये रिलेशन, इस रिलेशन में तुम्हारा इसका एंगुलर फॉर्म क्या होता था, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, है ना, यू के जगह पे ओमेगा एंगुलर स्पीड, टी तो टी है, एस डिस्प्लेसमेंट होता था और ये थीटा ऐसा आता था। दूसरा रिलेशन हमारा जैसे ये था, है ना, इसी रिलेशन मतलब ये रिलेशन था, तो यहीं से अगर उल्टे से अगर मैं बोल रहा हूँ हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या आना चाहिए, टी इक्वल टू थीटा अपॉन ओमेगा, है ना, बट थीटा एक चक्कर लगाने का कितना होता है, तो होता है 2 पाई, सो दैट्स व्हाई 2 पाई बाई ओमेगा, ये रिलेशन। दैट्स व्हाई कभी भी जब हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो हम उसमें 2 पाई बाई ओमेगा लिखते हैं, ठीक है। तो देखो टाइम पीरियड अगर 2 पाई बाई ओमेगा है तो ये तो गिवन ही दिया हुआ, इसमें तो कुछ करना है नहीं, है ना, छोड़ दो, टाइम पीरियड इतना है। अब यहाँ पर दूसरा, है ना, नाउ, है ना, चार्ज कितना था, एक चक्कर लगाने पे कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, एक एक यहाँ से मान लो यहाँ तक जो चार्ज है वो सभी के सभी कितना चक्कर लगा चुका हो, एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, कम कंप्लीट कर लिया कितने टाइम में, टी टाइम में। तो देयरफॉर, है ना, करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, हमको पता है ना। तो डेल्टा क्यू में टोटल चार्ज होगा वो क्या लिखोगे, क्यू ही लिखोगे, बट टाइम क्या लिखोगे, तो टाइम हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई ओमेगा, है ना, एंड हेंस करंट की वैल्यू आ जाएगा ओमेगा क्यू अपॉन पाई, ठीक है, ओमेगा क्यू अपॉन 2 पाई, ये तुम्हारा आ जाएगा। सपोज दिस इज एनी सॉलिड स्फीयर, दिस इज एनी सॉलिड स्फीयर, द चार्ज ऑन द स्फीयर, total charge on the sphere is capital charge, total charge on the sphere is capital Q, radius of the sphere is given capital R, okay? टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर गिवन कितना है, कैपिटल Q, ये सॉलिड स्फीयर है, याद करो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल, ये सब हमने एनालाइज किया था वही वाला। तो ये भी तुम्हारा एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इफ दिस इज एनी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आपको दिया गया है,
तो सवाल ये था कि अगर इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को हम रोटेट करा रहे ऐसे, ये देखो उसका वो डायमीटर के अबाउट, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तुम्हारे विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है, विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो इस नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर को अगर आप इस तरह से रोटेट कराते हो विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, है ना, विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा, देन फाइंड द करंट इन द स्फीयर, है ना। सवाल है फाइंड करंट इन द स्फीयर, find current in the sphere the charged sphere, the charge है ना, charged sphere is rotated, if the charged sphere is rotated with an angular velocity with angular speed omega, find current in the sphere if the charged sphere is rotated, है ना, if the charged sphere is rotated with angular speed omega। इस क्वेश्चन में भी ना सॉल्यूशन वही आएगा, है ना, आंसर करंट का आ जाएगा ओमेगा क्यू अपन 2 पाई। देखो एक चीज देखना है यहाँ पर, रिंग के पेरीफेरी में चार्जेस जो थे वो क्यू थे, है ना, और वो क्यू चार्ज जो है एक चक्कर लगा रहा था, है ना, और वो पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगा था, टी टाइम लगा था। बताओ मुझे सॉलिड स्फीयर हो गया, है ना, तो क्या फर्क पड़ रहा है, सॉलिड स्फीयर में भी तो क्या है, कुछ चार्ज चलो सेंटर के करीब है, कुछ चार्ज जो है तुम्हारे सेंटर से बीच, सेंटर के बीच, सेंटर और सरफेस के बीच में है, और कुछ सरफेस पे मतलब पेरीफेरी पे। बट होल चार्ज जो है ना, होल चार्ज को एक चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगेगा वो तो 2 पाई बाय ओमेगा ही लगेगा, क्योंकि देखो एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, नोट करो, ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है ना, ये दिया गया है। तो याद करो क्लास 11 के आइडिया से, एंगुलर स्पीड जो है ना हर पार्टिकल का यहाँ पे सेम है, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पार्टिकल का अलग अलग है ना। एंगुलर स्पीड ओमेगा सेम है, लेकिन टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता था वो होता था आर ओमेगा, ठीक है। याद करो सर्कुलर मोशन में ये पढ़े हो, v इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसलिए चीजों को कंफ्यूज ना होते हुए, है ना, यहाँ पर एक चीज सीधा लॉजिक से सोच के देख लो, जो चार्ज पार्टिकल है ना, जो पार्टिकल अगर सेंटर के करीब है उसका टेंजेंशियल स्पीड कम होगा, है ना, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल पेरिफेरी के पास होगा या सरफेस के पास होगा का स्पीड ज्यादा होगा, है ना, उसका टेंजेंशियल स्पीड ज्यादा होगा। लेकिन अल्टीमेटली घूम करके भाई एक चक्कर जब लगेगा, है ना, तो वो चक्कर, है ना, जो लगेगा उसमें जो टाइम पीरियड होगा वो तो सभी का सेम होगा, है ना। ये जस्ट लाइक आपके पंखा, है ना, एक पंखे का देख लो, है ना, जो पंखे का जो सेंटर है, सेंटर के पास में जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, वो लो स्पीड से घूम रहे होते हैं, पंखे के एज पे जो तुम्हारे पार्टिकल्स है वो हाई स्पीड से घूम रहे होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ओमेगा जो है वो तो कांस्टेंट होता है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी का रिलेशन होता था आर ओमेगा, ये सब का अलग अलग है और ओमेगा से है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको एंगुलर फॉर्म में करना ही ज्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में भी, है ना, टाइम पीरियड कितना आएगा, वही 2 पाई बाय ओमेगा, एक चक्कर लगाने का जो टाइम है। और इस एक चक्कर लगाने के लिए, और इस एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा एक एंड से दूसरे एंड, है ना। अब यहाँ पे रिंग की तरह से एक फिक्स पॉइंट तो हम नहीं बोल सकते हो, लेकिन यह चीज आपको इमेजिन करना है ना, ये चीज मैं आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो कोई भी पॉइंट चार्ज अगर लेते हो तो पॉइंट चार्ज को एक चक्कर लगाने के लिए वही 2 पाई बाय ओमेगा, कोई पॉइंट चार्ज लेते हो जो पेरिफेरी के पास में है मतलब सरफेस के पास है, उसको भी चक्कर लगाने के 2 पाई बाय ओमेगा। तो अल्टीमेटली इस तरह से पूरा टोटल चार्ज जो है वो क्या है, क्यू है, तो पूरे क्यू को एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही 2 पाई बाय ओमेगा लगेगा। तो हैंस टाइम पीरियड, है ना, अगर पता है 2 पाई बाय ओमेगा, सो देयरफॉर करंट आई इनटू L2, है ना, चार्ज कितना था Q डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, है ना, वही रिलेशन आ जाएगा, अलग कुछ नहीं आएगा, ओमेगा Q अपॉन पाई। तो दिस इज योर फाइनल। तो देखो ग्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम ये चीजें देखेंगे, चार चीजें पहले ले रहे हैं, एक सर्किट ले रहे हैं, और उस सर्किट में हम ये अज्यूम कर लिए कि ये कंडक्टर है कोई, है ना, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो, है ना, एक कंडक्टर भी एक रेजिस्टेंस ही है, तो एक कंडक्टर है और इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई किया, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारा V,
और इस कंडक्टर का लेंथ L और सरफेस एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था। अब देखो होगा क्या यहाँ पर, देखो अगर हम बैटरी इस तरह से लगाए हैं तो बैटरी का है ना ये नेगेटिव एंड से इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा और इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ जाएगा, कंडक्टर के अंदर जाएगा, है ना, और ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, है ना, और फिर फाइनली यहाँ कंडक्टर से बाहर निकल करके इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे की तरफ आकर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में घुस जाएगा। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें करंट तो नहीं दिखा रहा, इलेक्ट्रॉनिक करंट आई रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है आई। लेकिन हम जानते हैं एक्चुअल जो कन्वेंशनल करंट होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज को लेके कंसीडर करते हैं वो कहाँ से रहता है, वो पॉजिटिव प्लेट से लेकर के नेगेटिव प्लेट की तरफ ऐसे है ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो करंट कंसीडर करें दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ये जानते भी है इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, क्योंकि प्रोटॉन तो कभी मूव कर ही नहीं सकते, न्यूक्लियस के अंदर रहता है वो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, ये हम लोग जानते हैं। तो अब एक चीज आप बताओ, है ना, यहाँ पर जैसे आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है ना, तो क्या जरूरी है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ही जा जा करके इसके तरफ पहुंचना पड़ेगा और फिर यहाँ से तब वो जाना चालू होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है ना, ये चीज आपको समझना है। देखो कभी भी क्या होता है ना, जब भी आप एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो इमीडिएट एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाता है ना। जैसे बैटरी मैंने इस कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो फिर इसके एंड्स के अबाउट क्या बन गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, दिख ही रहा है आपको, है ना। अगर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V था तो इस कंडक्टर के अक्रॉस भी तुरंत क्या बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। और वो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, V। और V है और उस V में एक एंड से दूसरे एंड तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस की जो लेंथ है वो कितना L है। अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में is the magnitude of electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, है ना, माइनस ऑफ dv by dr, है ना, या dv by dl इस केस में ऐसा लिख सकते हैं। और है ना इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर बोलोगे तो E इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में, है ना, डेल्टा V, है ना, E इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा R या डेल्टा L, है ना। यानी कि अगर आप देख लो आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो फिर है ना और पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ करते हो तो क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। इसी को तो हम लोगों ने कैपेसिटर वगैरह में बहुत यूज किया है ना। तो एग्जैक्टली वही आइडिया यहाँ पर आप बताओ, है ना, अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, लेंथ भी है पोटेंशियल डिफरेंस का, है ना, मतलब इस एंड से इस एंड तक हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। बोलो समझ में आई आइडिया कि एक्चुअली यहाँ पर एक्चुअली हो ही रहा है। जैसे आपने बैटरी कनेक्ट किया ना, यहाँ से यहाँ तक एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और उस पोटेंशियल डिफरेंस में अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया इस तरह से, राइट हैंड साइड में इस कॉलम में देखो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेवलप हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक एंड से दूसरे एंड के अबाउट अगर हम मूव करेंगे, जैसे ए से बी अगर मूव करेंगे तो हमको क्या मिलता था, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। जैसे ए का पोटेंशियल वी ए है, बी बी का पोटेंशियल अगर वी बी है तो वी नो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ये हमने देखा। एंड वी बी माइनस वी ए इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले ही पढ़ रखा है उसी का कंसिडरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देख लो अगर हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया इस कंडक्टर के अक्रॉस, है ना, तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको जो हमने यहाँ पर एज्यूम कर रखा है इस कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है, क्या उनको एक फोर्स नहीं मिलेगा, है ना, बिल्कुल मिलेगा, है ना। और इसी कारण से ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या करेंगे, ये ड्रिफ्ट होंगे तुम्हारा इस तरह, है ना। तो इसका एक छोटा सा कहानी सुनाऊंगा। देखो हमारा जो है भिलाई शहर, है ना, भिलाई शहर में जो हमारे हमारे यहाँ पे जो भी करंट वगैरह हमको मिलता है ना, जो सप्लाई होता है हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, ये सारा कहाँ से आता है, ये मोस्टली सबके सब तुम्हारा कोरबा जहाँ पर हमारा पावर प्लांट है वहां से आता है। कोरबा से ये सब तुम्हारा निकलता है। तो सोच के देखो, है ना, कोरबा से अगर निकल रहा है और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, तो क्या कोरबा में जो इलेक्ट्रॉन है वो भिलाई तक आएगा तब हमको करंट मिलेगा, है ना। सोच के देखो, है ना, क्या ऐसा अगर होता है ना तो फिर हमको ऐसा नहीं करना पड़ता। चलो कोरबा को हम लोगों ने मैसेज दे दिया, है ना, चलो भाई स्विच ऑन करो, और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर हम कहेंगे ना हाँ अरे चलो इलेक्ट्रॉन आना चालू मिल गया, है ना, तो हमको अब रोशनी मिली। ऐसा नहीं होता है ना। होता क्या है ना, कोरबा में जैसे स्विच ऑन किया, है ना, कि चलो भिलाई को लाइट सप्लाई करना है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है, वहां स्विच ऑन किया, यहाँ पर हम लोग को पहुंचते ज्यादा समय नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड या फ्रैक्शन या 1 सेकंड के आसपास में हम लोग को तुरंत पहुंच ही जाता है ना।
यहाँ पे इमीडिएट जो है वो करंट आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या कोरबा का इलेक्ट्रॉन हम तक पहुंचा है क्या? नहीं, ये नहीं होता है ना? आपको ये चीज, यही चीज मैं यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। देखो, कोरबा का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो हमारा यहाँ पे अपने घर पे जो इलेक्ट्रॉन है वही होते हैं। तो फिर कोरबा से निकला क्या था? तो कोरबा से एक्चुअली एक पोटेंशियल डिफरेंस निकला था, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ था कोरबा और भिलाई शहर के, हमारे जो यहाँ पे जहाँ पर पावर ग्रिड है वहाँ पे, है ना, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ था। उस पोटेंशियल डिफरेंस में एक्चुअली क्या डेवलप हो गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया था। जैसे इस फिगर में देख लो, अगर हम इस एंड के अक्रॉस, है ना, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करा दिए तो हमको क्या मिल जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। कहाँ? इस कंडक्टर के अंदर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है तो यहाँ से बैटरी के इलेक्ट्रॉन को आने की क्या जरूरत है ना? वो तो जाएगा, जब आएगा आएगा, है ना। लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वही क्या हो जाएंगे? ये मोबिलाइज होना चालू हो जाएंगे, यानी कि मूव करना चालू कर देंगे, है ना। दैट्स व्हाई एक्चुअली आपको, है ना, जैसे आप स्विच ऑन करोगे, बैटरी जैसे ही कनेक्ट करोगे, तुरंत आपके जो ये कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन है ये मोशन में आ जाते हैं, है ना। और ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन है वो जब पहुंचेगा तब बात की बात है ना। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, दिस आर द चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर की डेंसिटी भी रहती है ना। तो डेंसिटी को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि उनका जो रिलेशन बनेगा वो चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी के बेस पे बनता है। तो एक टर्म हम यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन, है ना। एंड व्हाट इज स्मॉल एन? इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। दिस व्हाट? चार्ज कैरियर्स, है ना, पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखो चार्ज कैरियर्स जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये होता है टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए कैपिटल वी पी ओ है, ठीक है। तो देखो एन इंटू वॉल्यूम करोगे तो क्या मिलेगा, है ना। इसको हम बोलते हैं चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी भी बोला जाता है ना। चार्ज कैरियर डेंसिटी, तो स्मॉल एन को हम क्या बोलते हो? चार्ज कैरियर डेंसिटी। चार्ज कैरियर डेंसिटी, स्मॉल एन को चार्ज कैरियर डेंसिटी बोलते हैं। तो चार्ज कैरियर डेंसिटी जो होता है वो चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है ना। यानी कि स्मॉल एन इज इक्वल टू चार्ज कैरियर्स के नंबर, है ना, अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर्स कभी भी अगर निकालना रहेगा तो क्या किया जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, है ना, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, है ना, बाकी चीजों को अब मैथमेटिकली समझते हैं, है ना। तो बताओ, तो हमारे यहाँ पर, है ना, सपोज कर लो ये जो भी था, अगर कॉपर है तो कॉपर की चार्ज की डेंसिटी, है ना, या चार्ज की डेंसिटी कुछ होगा। एल्यूमिनियम लोगे तो कुछ अलग होगा, है ना। गोल्ड लोगे तो कुछ और होगा, ज्यादा होगा, अच्छा होगा, है ना। मतलब गोल्ड, गोल्ड तो आप जानते हो अच्छा कंडक्टर है आपका, है ना, तो और अच्छा होगा उसमें, है ना, इस तरह से। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये है कि नंबर ऑफ चार्ज के, ये जो है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम कम होते हैं चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी, है ना। ये अगर स्मॉल एन है, ठीक है। तो इस कंडक्टर के अंदर हमारे टोटल चार्ज कितने होंगे? टोटल चार्ज, अब चार्ज पूछता हूँ, तो टोटल चार्ज क्यू विल बी, क्यू, है ना, टोटल चार्ज क्यू विल बी, है ना। पहले तो नंबर ऑफ चार्ज निकालो। तो ये डेंसिटी हमको दिया रहता है, ठीक है। कॉपर का डेंसिटी अलग होता है, एल्यूमिनियम का अलग होगा, है ना। तो चार्ज की देखिए डेंसिटी दिया रहेगा। तो क्या करेंगे? तो चार्ज की रेस निकालने के लिए तो नंबर, है ना, ऑफ चार्ज की रेस निकालने क्या करेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। तो डेंसिटी दिया रहता है तो इसलिए डेंसिटी एन इंटू वॉल्यूम। बट वॉल्यूम तो आप यहाँ पे फिगर से देख के निकालोगे। फिगर से देखो, तो फिगर में क्या दिखा रहा है? तो ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो एरिया ए था, लेंथ अगर एल है, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, है ना। एरिया इंटू लेंथ क्या आ गया? वॉल्यूम, है ना। तो देखो तो, है ना, ये स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम क्या आ गया? टोटल चार्जेस, है ना, या ये बोलो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। बट ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही निकले, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स ही निकले, चार्ज तो नहीं निकला। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स अगर इतने हैं तो चार्ज कितना हुआ? तो दो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना। तो दो का कितना हुआ? 2 टाइम्स, थ्री का कितना हुआ? 3 टाइम्स। तो दैट्स व्हाई ये एन ए एल, ये तो नंबर है ना। तो फॉर टोटल चार्ज ई टाइम्स, है ना, एन ए एल ई, है ना। बोलो, समझ में आ गया? ये क्या था? ई था चार्ज, है ना। और कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? एन ए एल इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो दिस मच नंबर ऑफ चार्ज या दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज जो है हमारा इस कंडक्टर के अंदर था, जो अभी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही
मोबिलाइज है ना, या मूव कर जाएंगे है ना, मोबिलाइज कर जाएंगे। तो इफ दिस इज चार्ज है ना, नेक्स्ट थिंग इज टाइम है ना। अब देखो इमेजिन करो सपोज जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे एक एवरेज वेलोसिटी जो है, जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो एवरेज वेलोसिटी होता है, उस एवरेज वेलोसिटी से जो है वो तुम्हारा ट्रांसलेट कर रहे थे, एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे थे। तो व्हाट इज टाइम? सो टाइम टी, नाउ टाइम टी विल बी है ना, लेंथ दिया हुआ है एल ना, जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है उसको वीडी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोला जाता है, नोट करा दूंगा। तो टाइम टी क्या हो जाएगा? एल अपॉन वीडी। अभी हम यहाँ पर है ना एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, एक्सेलरेशन वगैरह को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इस एंड से इस एंड तक इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, एल अपॉन वी डी। कौन सा रिलेशन? डिस्प्लेसमेंट का, एस इज इक्वल टू यूटी है ना। डिस्प्लेसमेंट पे जो रिलेशन होता था एस इज इक्वल टू यूटी, और उसमें टी निकालने के लिए क्या करोगे? तो टी निकालने के लिए एस अपॉन यू, ठीक, वही रिलेशन देख लो, टी निकालने के लिए एस अपॉन यू है ना, टी निकालने के लिए एस अपॉन यू। तो एस अपॉन यू, एस की जगह पे क्या रहेगा? एल है ना, और एल अपॉन बी डी, ठीक है, एल अपॉन बी डी। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू रीच फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। हुआ? तो देखो चार्ज आपको निकल गया है ना, टी निकल चुका है, और यहाँ पे वीडी क्या चीज है? तो वीडी जो है ये है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए क्लियर है? तो ये आपका एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आया है ना। तो अब मुझे ये बताओ, अगर आपके पास है ना चार्ज है और टाइम है, ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम तो होता है आपका करंट है ना। तो फिर नेक्स्ट आपका देख लो करंट का रिलेशन है ना। फाइनली नाउ करंट आई विल बी, बताओ क्या होना चाहिए? करंट आई की वैल्यू होनी चाहिए चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज अपॉन टाइम अगर करते हो तो चार्ज की वैल्यू तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, क्या था? एन ए एल है ना। सो एन ए एल ई, ये था चार्ज की वैल्यू। टाइम अभी अभी आपने निकाला, वो कितना था? एल अपॉन बी डी, एल अपॉन वी डी, ठीक है, ये एल अपॉन वी डी। कुछ कटेगा, एल एल कट गया ऊपर नीचे, एल एल कट गया है ना। तो फाइनली करंट का रिलेशन क्या पाया? करंट का रिलेशन पाया आपने एन ए ई वी डी, एन ए ई वी डी। देखो ये रिलेशन आपका क्लास 12 में कभी कभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बीच में जो रिलेशन है इसको डिराइव करने के लिए आपको दिया जाता है। समझ में आया ये कैसे आया है ना? देख लो फिर से है ना? एक कंडक्टर था, और उस कंडक्टर के दोनों एंड पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। कंडक्टर के दोनों एंड पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था। बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस हमको एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल गया था, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो अंदर फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थे है ना, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हुए? वो इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस किए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने देख रखा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम जानते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखोगे तो फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जो होता था है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको भी फोर्स मिलेंगे, और फोर्स हो जाएगा हमारा क्यू, बट क्यू की जगह पे ई है ना। तो इस तरह का एक फोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ दैट फोर्स आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट होने लगा है ना, वो मतलब मोशन में आने लगा, ठीक है। तो फाइनली आपका जो इलेक्ट्रॉन जो मूव किया है ना वेलोसिटी, और जो सर्किट में जो करंट है वो एक हम एमीटर लेके, चलो चाहे तो यहाँ पर एक एमीटर को लगा दो है ना, एक एमीटर जो करंट मेजर करेगा, वो एमीटर के थ्रू से हम देख करके बता सकते हैं कि भाई करंट है ना अगर सर्किट में इतना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और एमीटर का जो रीडिंग जो है उनके बीच में क्या रिलेशन है ना। और इसी रिलेशन को हम करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन हम बोलते हैं। देखो यहाँ पर इसको निकालने का या इसको मैथमेटिकली रिलेट करने का तरीका क्या था? तो इसको मेथड में रिलेट करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। पहले तो हमको एक चीज ये पता करना है, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी है ना, जिसको हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है ना, या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। एक वर्ड और यूज कर देता हूँ, नंबर, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज कैरियर, नंबर से पता चल रहा है ना, मैं चार्ज को नहीं बोल रहा हूँ, कैरियर्स को बोल रहा हूँ। तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, इसको हम बोलते हैं तुम्हारा चार्ज कैरियर की डेंसिटी। और मैथमेटिकली ये क्या होता है? तो मैथमेटिकली ये होता है एन
स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन वॉल्यूम। देखो नंबर अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो फिर स्मॉल एन के वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू अगर हमको दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस है वो निकल जाएगा, बट ये नंबर से निकलेगा, चार्ज नहीं निकलेगा, ठीक है। अब उसके बाद टोटल चार्ज अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इनसाइड दिस कंडक्टर, है ना, या ये बोल दो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच इज अबाउट टू फ्लो, है ना, व्हिच इज अबाउट टू मूव इनसाइड दिस कंडक्टर, वो हो जाएगा क्यू। और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ई, है ना, और टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस थे, और टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने थे, एन ए एल, है ना, एन ए एल, एन क्या था, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी, एल क्या था, वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये वॉल्यूम, तो एन इनटू वॉल्यूम कैपिटल एन, तो ये वैल्यू हमारा एन ए एल टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक। उसके बाद फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, वीडी, उसको हम लोग वीडी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, और वो एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फिर अगर वीडी हमारा एवरेज वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम लगेगा एल अपॉन वी डी, मोशन में जैसे हम करते थे एस इक्वल टू यू टी, है ना, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट हाफ ए टी स्क्वायर इज जीरो बिकॉज एक्सीलरेशन को हमने जीरो कंसीडर किया, क्योंकि ये यू जो है इसको हमने एवरेज बोल रखा है ना, तो अगर एवरेज है तो इसीलिए हमारा एक्सीलरेशन जीरो। तो फिर हमारा टी के वैल्यू क्या लिखोगे, एस अपॉन यू, उसी तरह से यहाँ पे टी के वैल्यू क्या है, एस अपॉन यू, एस क्या था एल, तो एल अपॉन वी डी, ये रिलेशन, ठीक है, एल अपॉन वी डी। तो फिर हमारा चार्ज मिल गया, टाइम मिल गया, तो करंट क्या होगा, तो करंट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड क्यू अपॉन टी, तो क्यू के जगह पे जो वैल्यू पुट किया, जो वैल्यू पाए थे एन ए एल ई पुट कर दिया, टाइम के जगह पे एल अपॉन वी डी, और जो भी कटना था कट गया एल एल, और रह गया हमारा एन ए ई वी डी। तो दिस इज आवर करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। ये डिराइवेशन तुम लोग का स्कूल में जनरली पूछा जाता है या बोर्ड में पूछा जाता है। तो देखो ये पहला रिलेशन हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अभी भी हम टारगेट से पीछे हैं, अभी तो हम सिर्फ ड्रिप वेलोसिटी को देख रहे हैं, ठीक है, ड्रिप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट का रिलेशन। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि हमको यहाँ पे ओम्स लॉ को भी रिलेट कर रहा है, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, हमको मिला ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकेंड इक्वेशन हम जो बनाएंगे वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिप वेलोसिटी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिप वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ। अब मुझे एक चीज बताइए, है ना, जो force on electron F is equal to E, है ना, acceleration on acceleration of electron will be force upon mass, so it is E by m। और ये acceleration अगर हम मोशन की इस इक्वेशन में यूज कर ले फॉर द इलेक्ट्रॉन साइड द कंडक्टर, तो v को हम क्या लिख सकते हैं, अपना ड्रिप वेलोसिटी, u इनिशियली जीरो था क्योंकि फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट हुआ था, और एक्सीलरेशन के जगह पे अपन लिखेंगे मास, और ये जो टाइम है इसको बोलते हैं टाउ, है ना, या इसको बोला जाता है तुम्हारा रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। ये टाउ क्या चीज है, ये तो टाइम है, बट इस चीज का और एक इसका स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। अब ये क्या होता है, तो रिलैक्सेशन टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारा कोई एक एटम है, यहाँ पर कोई एक एटम है ना, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आया ऐसे, है ना, ये आया इलेक्ट्रॉन और आकर के यहाँ से एक बार टकराया और फिर यहाँ चला गया, फिर उसके बाद ऐसा चला गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके आकर के देखो ये जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए जो जा रहा है तुम्हारा, तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में जो टाइम रहेगा उसी टाइम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो टाउ और कुछ नहीं, ध्यान रहे, वो रिलैक्सेशन टाइम उसको बोला जाता है, और इट इज सिंपली द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर टू सक्सेसिव कोलिजन, इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये होता है। तो देखो, तो ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशन तो ऐसा भी आ गया तुम्हारा, है ना, ई कैपिटल ई अपॉन एम, तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन अपॉन टाइम, है ना। तो ये आपका जो है एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन, ड्रिप वेलोसिटी का जो रिलेशन था ये हो गया। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट क्या आया था, I इज इक्वल टू एन
ए, है ना, NEAVD ये आपने पाया था, है ना, और VD की ये वैल्यू, है ना, चलो रिप्लेस कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या पा रहे हैं, देखो करंट का रिलेशन I इज इक्वल टू NEA, है ना, VD के जगह पे ये पूरा पूरा टर्म कौन सा, E अपॉन M टाउ, और ये NEA ये जो हमारा था ये पहले से ही था तुम्हारा, तो NEAVD VD के जगह पे ये वैल्यू बिठा दिया, है ना, और इसको सॉल्व कर लो, कुछ कटेगा क्या देख लो, कुछ तो कट नहीं रहा है, ठीक है रहेगा, तो क्या रहेगा, व्हिच इंप्लाइज I इज इक्वल टू NE स्क्वायर, है ना, A, NE स्क्वायर A, है ना, टाउ अपॉन M, और रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड NE इंटू E स्क्वायर A टाउ अपॉन M, ठीक है, और रहेगा इलेक्ट्रिक, पर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं चाहिए, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ है उसके टर्म में चाहिए, जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले दिखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे लिख सकते हैं V अपॉन L, E की जगह पे अपन लिखते हैं V अपॉन L, है ना, और चलो इन सारे चीजों को रीअरेंज कर लेते हैं, और अगर इन सारे चीजों को रीअरेंज कर लोगे, V को यहीं पे रखो और बाकी सारे टर्म को वहां भेज दो, तो V इज इक्वल टू, है ना, इस फॉर्मेट में अगर आप रीअरेंज करके, व्हिच इंप्लाइज V इज इक्वल टू, है ना, V को यहीं रहने दो और बाकी टर्म को वहां ले जाओ और उसको रीअरेंज करके लिख दो, है ना, अदला बदली कर दो, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड को आपका जो इक्वेशन है कुछ ऐसा दिखेगा, IML, है ना, I, है ना, ML, ठीक है, IML होल डिवाइडेड बाय, है ना, IML होल डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टाउ, ऐसा दिखेगा, ठीक है, V इज इक्वल टू I, है ना, ml होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर ए टाउ, है ना, ये आ जाएगा आपका। अब बताओ तो यहाँ पर अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्या आपको ये ओम्स लॉ वाला फॉर्मेट दिख रहा है, व्हिच इंप्लाइज, है ना, व्हिच इंप्लाइज V इज इक्वल टू, है ना, I R, है ना, V इज इक्वल टू I R, जिसमें I ये हो गया और रेजिस्टेंस जिसको हम कांस्टेंट बोलते थे, देखो तो क्या वो वाकई कांस्टेंट टर्म, ML, है ना, NE स्क्वायर ML NE स्क्वायर ए टाउ, है ना, क्या ये कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है तुम्हारा, देखो M क्या चीज था, तो M था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L क्या था, उस रेक्टेंगुलर उस सिलिंड्रिकल रॉड या सिलिंड्रिकल जो हमने कंडक्टर ले रखा था उसकी लेंथ, N क्या चीज है, चार्ज की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, चार्ज की डेंसिटी, चार्ज कैरियर्स की डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो कांस्टेंट है, ये क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये कांस्टेंट था, ताऊ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम, अब देखो किसी को लगता है कि टाइम टाइम कैसे से हो सकता है, लेकिन नहीं, ये टाइम भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि देख लो, जैसे तुमने अगर कॉपर का एलिमेंट कंसीडर किया या कॉपर का सिलेंडर कंसीडर किया था, तो कॉपर का जो सिलेंडर है उसमें दो कॉपर एटम के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही रहेगा, है ना, तो यहाँ से यहाँ का टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम जो है ना, कॉपर के लिए हमेशा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, कभी भी कॉपर लोगे तो ये डिस्टेंस जो है उनका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जिसमें आप लैटिस वगैरह में जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो लैटिस, है ना, उस आइडिया से, तो उस लैटिस के आइडिया से आप बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है हमेशा वो सेम रहेगा। अब जैसे एल्यूमिनियम बोल दो, लेकिन एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा, हो सकता है तो एडजेसेंट एल्यूमिनियम के जो तुम्हारे एटम्स होंगे वो उतने दूर पे नहीं होंगे, थोड़ा क्लोज होंगे, तो वहां पे जो तुम्हारा टाइम रहेगा वो कुछ अलग हो जाएगा, है ना, बट रिलैक्सेशन टाइम जो है वो मेटेरियल टू मेटेरियल वेरी करता है ना, अगर कॉपर है तो अलग आएगा, है ना, एल्यूमिनियम है तो अलग आएगा, बट है तो एक मेटेरियल के लिए कांस्टेंट, है ना, दैट्स व्हाई दिस टाइम टर्म इज आल्सो कांस्टेंट, हेंस V इज इक्वल टू IR, जिसमें हमारा जो रेजिस्टेंस है इज ए कांस्टेंट, ये रिलेशन हमारा प्रूफ होता है, समझ में आया, है ना, तो ये रिलेशन था हमारा ओम्स लॉ का प्रूफ, है ना, तो इस तरह से कंटिन्यूएशन में चलते हुए जाएंगे, तो यहाँ तक हम, इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है तुम्हारा रेजिस्टिविटी, है ना, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो ये टॉपिक मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को चलो नेक्स्ट क्लास में ही दिखाऊंगा, फिर ये थोड़ा सा और लंबा चला जाएगा,
और उसके साथ फिर रेजिस्टेंस के आगे और हमको करना है। आज तुम लोग के कई सारे दोस्त लोग पता नहीं क्यों एब्सेंट हो गए, बहुत लोग आज एब्सेंट दिख रहे हैं मुझे। तो बताओ यहाँ तक एटलीस्ट किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि हमने कैसे ओम्स लॉ को प्रूव किया, है ना? आदित्य, है ना, उमेर, आप लोग यहाँ तक क्लियर हो, आप लोग सभी लोग? यस सर। तो यहाँ पर भी ना ये बोर्ड का ही डिराइवेशन के फॉर्म की चीजें हैं, ठीक है? ये सारी चीजें कि किस तरह से जो है आपका मैथमेटिक्स हम ओम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं। और इससे पहले जो ओम्स का जो अपना आइडिया था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो तो उसका एक्सपेरिमेंटल था तुम्हारा। एक्सपेरिमेंट किया, एक जगह में एमीटर, एक जगह पे वोल्टमीटर लगा दिया और बस चेक कर रहे करंट को बढ़ा, और बैटरी का पोटेंशियल को बढ़ा के देख लिया तो देखा करंट बढ़ने लगा। तो उसको सीधा सीधे लिख दिया था V इक्वल टू, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट एंड V को आया, इस तरह का जो रिलेशन उसमें रिप्रेजेंट किया। तो चलो आज फिर तुम लोग यहीं पर रखो, है ना? बाकी मैं तुम लोग को जो नोट्स है तुम्हारा, है ना, मैं तुम लोग को आगे और कंटिन्यू करा दूंगा। आज बस एक स्टार्टिंग आइडिया था ये चैप्टर का। तो देखो तुम्हारा ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें तुम्हारा आगे बस हम लोग नेटवर्क वगैरह कैसे सॉल्व करते हैं ये सारे हमको देखना है। तो का प्रूफ था, और इसके बाद फिर इसी के साथ एक और प्रूफ कंसिडर करेंगे, रेजिस्टिविटी जिसको हम कहते हैं। बट ज्यादा थोड़ा आगे इस बार मैं नहीं लेके जा रहा हूँ तुम लोगों को, दोस्त लोगों का बहुत छूट जाएगा। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, आज हम यहीं पे रखते हैं।